स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंच पर। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बेहद अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवहट्ट, जो कि होती है मध्यकालीन आर्य भाषा की तृतीय अवस्था। देखिए, चौथी अवस्था जो होती है वो आपकी होती पुरानी हिंदी। इसी में हम इन्वॉल्व है और इसी में हम आपको पूरा ब्यौरा देंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो यूजीसी नेट 2024 के लिए हम लाते रहेंगे। देखिए, अवहट्ट क्या होता है, आज इसे हम आपको बताते हैं। अवहट्ट जो है वो उसके भाषा का जो समय है, अवहट्ट भाषा के जो समय है वो 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निश्चित किया गया है। साहित्य में 14वीं तक इसका प्रयोग होता रहा। साहित्यिक अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी कहा था। क्या कहा था? पुरानी हिंदी। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसको? साहित्यिक अपभ्रंश को। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे टिक लगा लीजिए। और नेक्स्ट है आपका अवहट्ट भाषा जो है वो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। किसके बीच की कड़ी मानी जाती है? तो अवहट्ट भाषा जो है वो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। ये कहने वाले कौन हैं? सुनीति कुमार चटर्जी हैं। ठीक है। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर यानी ज्योतिरीश्वर नाथ ठाकुर में मिलता है। संदेश रासक अहामड़ में अवहट्ट का उल्लेख मिलता है। किस में मिलता है? संदेश रासक। संदेश रासक जो रचना है ये बहुत ही फेमस रचना है, संदेश रासक। ठीक है, और इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए कि जो अवहट्ट शब्द है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो आपका ये अवहट्ट शब्द है इसका प्रयोग किसने किया है? तो इसका प्रयोग वर्ण रत्नाकर में ज्योतिरीश्वर नाथ ठाकुर में मिलता है। ज्योतिरीश्वर नाथ ठाकुर ये कवि हैं, इनकी एक रचना है वर्ण रत्नाकर। इसमें आपको देखने को मिलेगा अवहट्ट से संबंधित कुछ बातें। ठीक है, उसी तरह संदेश रासक जो है इसमें अवहट्ट का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है प्राकृत पैगलम। ठीक है, प्राकृत पैलंगनम के टीकाकार वशीधर ने इसकी रचना को अवहट्ट माना है। किसकी रचना को अवहट्ट माना है टीकाकार वशीधर ने? तो प्राकृत पैलंगनम। ठीक है, प्राकृत पैलंगनम, इसको सही नाम है, पैलंगनम सही नाम है। तो प्राकृत पैलंगनम ने टीकाकरण जो है वशीधर ने इसकी भाषा को अवहट्ट माना है। नेक्स्ट देखिए, वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता और कीर्ति पताका में पूर्वी अवहट्ट का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? पूर्वी अवहट्ट का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया भैया? पूर्वी अवहट्ट का प्रयोग किया गया है। भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश और अवहट्ट को एक ही भाषा माना है। अपभ्रंश का विकास अवहंस के रूप में हुआ। याद रखिए, अपभ्रंश का जो विकास है ये किस में हुआ? अवहंस के रूप में हुआ। ठीक है, यहीं पर और अपभ्रष्ट का जो विकास है वो अवहट्ट के रूप में हुआ। दोनों चीज़ें देखिए, जो आपका अपभ्रंश है क्या है? जो आपका भैया अपभ्रंश है इसका जो विकास है वो अवहंस रूप में हुआ। किस रूप में हुआ? अवहंस के रूप में हुआ। लेकिन वहीं पर जो आपका अपभ्रष्ट है क्या है भैया? जो आपका अपभ्रष्ट है इसका जो विकास हुआ वो अवहट्ट में हुआ। किस में हुआ? अवहट्ट में हुआ। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अवहट्ट में किसका विकास हुआ? तो अब जो आपका अपभ्रष्ट है, अपभ्रष्ट का विकास अवहट्ट के रूप में किया गया। ठीक है, कुछ विद्वान इन्हें भी अवहट्ट का ग्रंथ मानते हैं। कुछ विद्वान इन्हें भी अवहट्ट का क्या मानते हैं? ग्रंथ मानते हैं। ज्ञानेश्वरी संत ज्ञानेश्वरी जिनका नाम है संत ज्ञानेश्वर, और दूसरा है राउल वेल, यानी इनको रोड कवि कहा गया है। इनको कौन सा कवि कहा गया? रोड कवि कहा गया। कहा नहीं गया कि कुछ विद्वान जो है इन्हें भी अवहट्ट का ग्रंथ मानते हैं। तो किन्हें अवहट्ट का ग्रंथ मानते हैं भैया? तो ज्ञानेश्वरी संत ज्ञानेश्वर को और राउल वेल यानी रोड कवि को। ठीक है, अवहट्ट के 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? 3 भेद। पहला पूर्वी, दूसरा मध्यवर्ती और तीसरा पश्चिमी। देखिए, उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है दामोदर शर्मा जी की रचना है। याद रखिए, उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है यहाँ पर साइड में लिख लीजिए कि जो आपका उक्त व्यक्ति प्रकरण है वो दामोदर शर्मा जी की रचना है, और इसको कहीं लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है उक्त व्यक्ति प्रकरण। इसमें क्या हुआ है? अवहट्ट के मध्य देशीय रूप का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? अवहट्ट के मध्य देशीय रूप का प्रयोग किया गया है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं हम और नेक्स्ट पढ़ेंगे अवहट्ट के विषय में, और बहुत ही मोस्ट जो है आपके इसमें टॉपिक आ जाते हैं, हम आपको बताते हैं। यहाँ देखिए, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी क्या कहते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जी क्या कहते हैं?
वो कहते हैं कि उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है, यानी डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी कहते हैं कि ये जो उक्त व्यक्ति प्रकरण है आपका, ठीक है, उक्त व्यक्ति जो प्रकरण है आपका वो भाषा में प्राचीन कोसली कहा है। यानी उक्त व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कोसली कहा है। किसने कहा है? सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है। किसने कहा भैया? सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा। फिर से मैं इसको हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ कि एक अलग से ही कलर में, ताकि आपकी समझ में भी ये चीज़ आ जाए अच्छे से कि क्या कहा और क्या नहीं कहा है, ठीक है, और किसने कहा है। देखिए, जो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी हैं वे कहते हैं कि जो ये उक्त व्यक्ति प्रकरण है इसकी भाषा को प्राचीन कोसली कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहीं पर, ठीक है, कि प्राकृत पैलंगनम जो ये रचना है, ठीक है, यानी प्राकृत पैलंगनम जो ये रचना है इसमें पश्चिमी औहट का प्रयोग मिलता है। किसमें मिलता है? पश्चिमी औहट का। किसमें भैया? प्राकृत, ठीक है, पैंगलम। प्राकृत पैंगलम में जो है एक प्रकार से किसका मिलता है भैया? तो पश्चिमी औहट का प्रयोग किया जाता है। किस औहट का प्रयोग किया जाता है? तो पश्चिमी औहट का प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो है डॉक्टर जो तगारे हैं, डॉक्टर तगारे जो हैं वे क्या कहते हैं इस बात पे? डॉक्टर तगारे कहते हैं कि कर्ता ए की जो विभक्ति है उसको औहट भाषा की विशेषता स्वीकार किया है। यानी कहने का मतलब है कि जो ए की जो विभक्ति है उसको औहट भाषा की विशेषता स्वीकारता की गई है। ये डॉक्टर तगारे कहते हैं। कौन कहता है? तगारे जी ऐसा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अपभ्रंश जो है औहट में घनाक्षरी छंद का उपयोग नहीं मिला। कौन सी छंद का उपयोग नहीं मिला भैया? घनाक्षरी। मैं इसको फिर से सही से दिखा देता हूँ आपको। ये घनाक्षरी छंद है, घनाक्षरी छंद, इसका उपयोग नहीं मिला है अपभ्रंश यानी औहट में, ठीक है ना। अपभ्रंश और औहट में चौपाई छंद में 15 मात्राएं होती हैं। इस चीज़ को याद रखिए और हाईलाइट भी कर लीजिए इस बात को कि जो आपका अपभ्रंश और औहट है उसमें चौपाई छंद में 15 मात्राएं होती हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ तक का जो ब्यौरा था वो था औहट का। किसका था भैया? वो था औहट का, ठीक है। और अभी जो हम ब्यौरा बताने आपको जा रहे हैं वो है पुरानी हिंदी का, ठीक है, क्योंकि औहट के बाद ही क्या आती है भैया? पुरानी हिंदी आती है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं पुरानी हिंदी है क्या। देखिए, पुरानी प्रारंभिक हिंदी जिसे कहा जाता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है। 8वीं 9वीं शताब्दी में सिद्धों की भाषा में हमें अपभ्रंश से निकलती हुई हिंदी स्पष्टता दिखाई पड़ती है। कुछ विद्वानों ने पुष्पदंत को ही हिंदी का कवि कहा गया है। कुछ विद्वान ऐसे थे जिन्होंने पुष्पदंत को क्या कहा है? हिंदी का कवि कहा है। पुष्पदंत जी कहाँ है? कहाँ है पुष्पदंत जी? ये यहाँ है, ठीक है। पुष्पदंत जी को हिंदी का कवि कहा है कुछ विद्वानों ने, ठीक है। चूँकि बात क्या है उसमें? बात यह है कि उनकी कृतियों में कहीं कहीं विकासमान हिंदी के प्रयोग अवश्य मिलते हैं। विकासमान हिंदी के प्रयोग अवश्य मिलते हैं, ठीक है ना। तो पाउंडचर्यु में, ठीक है, किसमें भैया? पाउंडचर्यु। एक होता है पंचमी चर्यु और एक होता है पाउंडचर्यु। ये दोनों रचना है, ठीक है, पाउंडचर्यु और पंचमी चर्यु, ठीक है। उसके उदीयमान हिंदी के छिटपुट उदाहरण मिलते हैं। उनके जो विधिमान हैं उनमें हिंदी के क्या मिलते हैं? छिटपुट उदाहरण मिलते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो पढ़ते हैं कि विद्यापति और ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने, ठीक है, विद्यापति और ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने यहाँ भी पूर्वी हिंदी के बीज मिल जाते हैं, ठीक है ना। नाथों और जोगियों की वाणी में आरंभिक हिंदी का निखरा रूप दिखाई पड़ता है। किसमें भैया? जोगियों की वाणी और नाथों में। क्योंकि ये जो नाथ साहित्य है और जो ये आपका, ठीक है ना, आप नाथ साहित्य वगैरह कहाँ पर पढ़ते हैं? आप आदिकाल में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो आदिकाल में आपने देखिए नाथ साहित्य पढ़ा होगा, जैन साहित्य पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो उसी तरह बोला गया कि जो नाथ साहित्य है और जो जोगियों की वाणी है उसमें आरंभिक हिंदी का निखरा हुआ रूप हमें दिखाई पड़ता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शुद्ध खड़ी बोली के प्रारंभिक नमूने जो हैं आपको दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, शुद्ध खड़ी बोली के प्रारंभिक नमूने जो हैं वो अमीर खुसरो की शायरी में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? अमीर खुसरो की शायरी में मिलते हैं। मैं आपको बता दूं, अमीर खुसरो की 2 चीज़ें हैं यहाँ पर जब आप पढ़ोगे तो अमीर खुसरो की, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा
ताकि आपके भी समझ में आ जाए। देखिए जो अमीर खुसरो है ना, वो बहुत जाने माने कवि हैं अमीर खुसरो। कौन भैया? अमीर खुसरो। वो क्या लिखते हैं आपको पता है? अमीर खुसरो की जब आप पहेलियाँ और मुकरिया पढ़ोगे तो वो मुकरिया में जानते हो क्या लिखते हैं? वो मुकरिया में 2 सिर्फ पंक्तियाँ लिखते हैं और बहुत वो अच्छी और बहुत ही स्पष्ट पंक्ति लिखते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत अच्छी बात है कि शुद्ध खड़ी बोली के प्रारंभिक नमूने जो हैं, यानी वो अमीर खुसरो की शायरी में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? अमीर खुसरो की शायरी में मिलते हैं, ठीक है ना। सजन सकारे जाएंगे नैन मारेंगे रोए, ऐसे लिखते हैं। कौन लिखता है भैया? वही तो लिखते हैं, ठीक है। नैन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, और बुधवा ऐसी रैन कर भोर कभी ना होए, ऐसे लिखते हैं। कौन लिखता है भैया? यही लिखते हैं अमीर खुसरो जी, ठीक है। और नोट में इस चीज़ को नोट करिएगा आप भी कि इस दोहे के रचनाकार जो हैं वो सरफुद्दीन बू अली कलदर को माना जाता है, जिनकी मृत्यु 1343 ईस्वी में हुई। उनको भी बताया जाता है, किंतु बच्चन सिंह और यूजीसी नेट 2012 के तृतीय प्रश्न पत्र के 7वें प्रश्न के संस्था द्वारा उत्तर के अनुसार कहा गया कि अमीर खुसरो को इसका रचनाकार माना जाना चाहिए। यानी यहाँ पर ये प्रस्ताव एक प्रकार से रखा गया है भैया। क्या रखा गया प्रस्ताव? प्रस्ताव ये रखा गया है कि जो इस दोहे के जो रचनाकार हैं वो सरफुद्दीन बू अली कलंदर का भी बताया जाता है, जिनकी मृत्यु 1343 ईस्वी में हुई। किंतु बच्चन सिंह और यूजीसी नेट दिसंबर 2012 ये कहता है प्रश्न पत्र 7वें का कि इसका जो सही उत्तर होना जाना चाहिए वो अमीर खुसरो को माना जाना चाहिए। किसको मानना चाहिए? अमीर खुसरो जी को, ठीक है। तो सही है। हरदेव बहारी ने क्या लिखा? आगे चलते हैं। डॉक्टर हरदेव बहारी लिखते हैं कि हम डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया के विचार से सहमत हैं कि रोड कवि कृति राउल वेल एकमात्र ऐसी कृति है जिसमें एक भाषा के लक्षण मिलते हैं। क्या मिलते हैं भैया? एक भाषा के लक्षण मिलते हैं। वो कहते हैं कि हम डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया के विचारों से सहमत हैं कि जो रोड कवि कृति राउल वेल है एकमात्र ऐसी कृति है जिसमें एक भाषा के लक्षण मिलते हैं, ठीक है। अवधी, खड़ी बोली और दक्षिणी किसी का भी एक भाषी ग्रंथ 1250 ईस्वी से पहले उपलब्ध नहीं है, और यही 3 भाषाएं ऐसी हैं कौन जिनकी परंपरा आगे चली है। वो 3 भाषाएं ऐसी हैं जिनकी परंपरा आगे चली है, अवधी, खड़ी बोली और दक्षिणी। इनका किसी भी में एक भी ग्रंथ 1250 से पहले उपलब्ध नहीं है। आई बात समझ में? ये था आज का पुरानी हिंदी यानी प्रारंभिक हिंदी। और नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए आगे हम पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आपका कुल मिलाकर के ये समझ लीजिए कि आपका वो समाप्त हो गया, ठीक है ना। क्या समाप्त हो गया? मध्यकालीन आर्य भाषा आपका समाप्त हो गया, जिसमें हमने आपको बताया था कि भैया जो है आपको किस तरीके से पढ़ना है और उस चीज़ को समझना है, ठीक है। मध्यकालीन आर्य भाषा में हमने आपको 4 चीज़ें बताई। पहली चीज़ बताया था आपको पाली क्या होता है, ठीक है। हमने पहली चीज़ तो आपको यही बताया था, इसको कट कर देते हैं। देखिए पहली चीज़ हमने आपको जो बताया था वो था पाली के विषय में कि पाली क्या होता है, ठीक है। दूसरा बताया था आपको प्राकृत क्या होता है, आई बात समझ में। तीसरा आपको बताया था अपभ्रंश क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अवहट्ट क्या होता है, ठीक है। अवहट्ट के विषय में भी हमने चर्चा किया था। तो कुल मिलाकर के पाली भी समाप्त हो गया, प्राकृत भी समाप्त हो गया, अपभ्रंश भी समाप्त हो गया, अवहट्ट भी समाप्त हो गया। यही 4 भाषाओं का जो है ज्ञान आपने अर्जित कर लिया। और इसमें से आपके 2 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक आपका पाली, दूसरा आपका अपभ्रंश, ठीक है। तो अवहट्ट और पुरानी हिंदी एक ही में आ जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो कि हमने बता दिया आपको। अब आपको आगे हम बताने जा रहे हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत हम आपको बताएंगे इसमें कि किस तरीके से आपको तैयार करना है और पढ़ना है। देखिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषाओं का जो विकास है वो अपभ्रंश से हुआ है। कहाँ से हुआ है भैया? अपभ्रंश से हुआ। कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। सर्वप्रथम 1880 ईस्वी आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण हार्नले ने किया। किसने किया भैया? हार्नले ने किया। हार्नले का आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण इस तरीके से किया। पहला
यानी वर्ण और उसकी भाषाएं। वर्ण में अगर मैं आपको वर्ण की बात करूं तो कितने कैसे हुआ, तो देखिए पहला हुआ आपका पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन, दक्षिणी गौड़ियन। पूर्वी गौड़ियन में भाषा आती है पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी, उड़िया। और पश्चिमी गौड़ियन में आपकी आती है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी। उत्तरी गौड़ियन में वहीं पर आती है गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी, ठीक है। और दक्षिणी गौड़ियन में आती है सिर्फ मराठी, ठीक है। हार्नले ने मध्य देश तथा केंद्र के आर्य को भीतरी आर्य और चारों ओर फैले हुए आर्य को बाहरी आर्य कहा। ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कि बाहरी आर्य उन्होंने क्या कहा, भीतरी आर्य को उन्होंने क्या क्या चीज़ें कही हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना है और पढ़ना है। मैं इस पर हाईलाइट किए देता हूँ, तभी आपकी समझ में आने वाला है। देखिए इसमें सबसे पहले क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि जो आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास है वो अभ्रंश से हुआ है, ठीक है। सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में आधुनिक जो आर्य भाषाओं का वर्गीकरण है वो हार्नले ने किया। तो हार्नले का जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण वो दो तरीके से किया गया, एक वर्ण और वर्ण के साथ उनकी भाषाएं क्या क्या हैं। वर्ण में आते हैं जैसे पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन और दक्षिणी गौड़ियन। पूर्वी गौड़ियन के लिए पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमी, उड़िया। और पश्चिमी गौड़ियन के लिए पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी। उसी तरह उत्तरी गौड़ियन के लिए गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी। दक्षिणी गौड़ियन के लिए आपकी मराठी अकेली है। तो हार्नले ने मध्य देश तथा केंद्र के आर्य को, ये से इसको समझिए, मध्य देश और केंद्र के आर्य को भीतरी आर्य कहा। क्या कहा है भैया, भीतरी आर्य कहा। और चारों ओर फैले हुए आर्य को उन्होंने बाहरी आर्य घोषित किया। क्या कहा, बाहरी आर्य बोला है, ठीक है। इस बात को आप समझते हैं। तो ये था आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स। और इसमें से आपको ये चीज़ आना ज़रूरी है कि पूर्वी गौड़ियन में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, पश्चिमी गौड़ियन में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, और उत्तरी गौड़ियन में कौन कौन सी आती है, दक्षिणी गौड़ियन में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि लिख सकें नोट्स में और आपको हमेशा के लिए याद रहे, ठीक। इसलिए इसको मैं इरेज किए देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन का लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में प्रदत्त वर्गीकरण। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, टॉप पे लिखा हुआ है कि जॉर्ज ग्रियर्सन का लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में प्रदत्त वर्गीकरण। देखिए बाहरी उपशाखा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, उत्तरी पश्चिमी समुदाय जिसमें लहंदा, सिंधी समुदाय और मराठी। पूर्वी समुदाय के अंतर्गत उड़िया, बिहारी, बंगला और असमिया आती है। देखिए ये 3 तरीके से बटा हुआ है, मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको 3 तरीके से बटा हुआ है। पहला तो ये इसमें आपके समझ में आने वाला है, थोड़ा सा कलर हम दूसरा ले लेते हैं। देखिए इसमें 3 तरीके से होता है। पहला होता है बाहरी उपशाखा, दूसरी होती है मध्य केंद्रीय उपशाखा और तीसरी होती है भीतरी उपशाखा। सभी शाखाओं के अलग अलग उसके अंतर्गत हैं। जैसे पहला हम बात करें उत्तरी पश्चिमी समुदाय में, तो उत्तरी पश्चिमी समुदाय में देखिए लहंदा आता है, सिंधी आती है। उसी में दूसरी आ जाती है दक्षिणी समुदाय मराठी और पूर्वी समुदाय मराठी, जिसमें उड़िया, बिहारी, बंगला और असमिया। मध्य केंद्रीय उपशाखा के अंतर्गत मध्यवर्ती समुदाय पूर्वी हिंदी आती है। और भीतरी जो उपशाखा है, ठीक है, या भीतरी उपशाखा इसको बोलते हैं, केंद्रीय समुदाय आता है, ठीक है, आपका पहाड़ी समुदाय आता है, ठीक है, ये दोनों समुदाय आते हैं। तो केंद्रीय समुदाय के अंतर्गत आपका पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, भिरनी, राजस्थानी, खानदेशी, गुजराती। और पहाड़ी समुदाय के अंतर्गत आता है पूर्वी पहाड़ी यानी नेपाली, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। ये 3 तरीके से आता है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने ध्वनि और व्याकरण को आधार बनाकर ग्रियर्सन के वर्गीकरण की आलोचना की है और अपना वर्गीकरण इस प्रकार प्रस्तुत किया है। किस तरह, उदीच्य में उन्होंने कहा सिंधी, लहंदा, पंजाबी आता है। प्रदीच्य में कहा राजस्थानी और गुजराती आती है। मध्य देशी में कहा पश्चिमी हिंदी आती है। प्राच्य में पूर्वी हिंदी, बिहारी, असमिया, बंगला और उड़िया आती है। दक्षिणात्र में अगर बात करें तो मराठी आती है। तो डॉक्टर चटर्जी ने पहाड़ी समुदाय की जो कुमाऊनी है, गढ़वाली है और नेपाली भाषा है, उसको राजस्थानी का रूपांतरण माना है। किसका रूपांतरण माना है, राजस्थानी। यानी राजस्थानी भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, अगर उन्होंने माना है तो कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली भाषा।
भीली तथा खानदेशी को डॉक्टर चटर्जी ने स्वतंत्र भाषा नहीं मानते हैं। यानी स्वतंत्र भाषा जो है वो डॉक्टर चटर्जी भीली और खानदेशी को नहीं मानते हैं। उदीच के अंतर्गत उन्होंने सिंधी, लहंदा तथा पंजाबी की चर्चा की है। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण को सुधार कर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो अपना वर्गीकरण उन्होंने अपने तरीके से प्रस्तुत किया, इन्होंने अपने तरीके से प्रस्तुत किया। तो ये था आज का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।